नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। आजकल आर्थिक खबरों की बात करें तो बैंकों के एनपीए यानी गैर निष्पादित आस्तियां या कहें ऐसे कर्ज जो डूबे हुए हैं या उस कगार पे पहुंचे हुए हैं, इसकी बड़ी जोर की चर्चा है। और इस पूरी कहानी में विजय माल्या पे जो कर्ज है, उनकी कंपनी पे जो कर्ज है, जो बताया जा रहा है 7,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, वो एक ऐसे उदाहरण की तरह सामने आया है जो बताता है कि आखिर बैंकों की हालात इस डूबे हुए कर्ज के मुद्दे पर क्या है। आज सुप्रीम कोर्ट में यह पूरा मामला था जिसमें बैंकों ने अपनी तरफ से यह कहा था कि विजय माल्या उनको देश से बाहर जाने से रोका जाए और इस पूरे मसले पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए। हालांकि खबर यह भी आई कि विजय माल्या पहले से ही विदेश में हैं, तो देखा जाए तो यह पूरा मामला कहां जा रहा है। और जो बैंकों की हालत का मुद्दा है जिसको लेकर बजट में भी तमाम तरह की बातें की गई है कि किस तरह से उनकी सेहत में सुधार अब जरूरत है, बेहद जरूरी है, इस पे हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में तीन बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य, वरिष्ठ संपादक हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं एस.एल. बंसल साहब, जो पूर्व चेयरमैन हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के। और हमारे साथ एस.के. जिंदल हैं, चेयरमैन इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल मार्केट एसोचैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं भट्टाचार्य जी आपसे शुरू करना चाहूँगा। जिस तरह से ये खबर आई उसके बाद जो बैंक कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह इस मामले में जल्दी जल्दी कार्रवाई हो, अब ऐसा लगता है कि वो उम्मीद धूमिल पड़ गई। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि जो उम्मीद धूमिल पड़ गई है। विजय माल्या का जो केस जो है वो आप एक अलग केस है। हालांकि उसका जो प्रॉब्लम जो है वो जेनेरिक प्रॉब्लम के साथ मिला जुला है, ठीक है। पर जो विजय माल्या का जो स्पेसिफिक केस जो है वो एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, जिससे कि एक जो बैंकिंग का जो एक ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट जो होता है वो जो किस तरह से रिकवरी का मामला है, वो जो एक बड़ा मामला है, कितना कंट्रोवर्शियल हो गया है जी, उसका एक एग्जांपल है कि ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अगर गलत हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर ज़्यादा हो और अगर बैंक मैनेजमेंट सशक्त ना हो और जो असेसमेंट प्रोसेस, जो एवैल्यूएशन प्रोसेस जो है तो वो अगर आपकी जो सटीक ना हो, वो आप ऐसे केस और भी आएंगे। और बैंक के जो एनपीएस जो हैं, जो इस वक्त 4.5 लाख करोड़ के ऊपर गए हैं, ये और भी जा सकती है। पर सरकार अब इसके ऊपर काफ़ी लगता है कि काफ़ी काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि विजय माल्या की जो एसेट्स है वो देश से ज़्यादा विदेश में हैं, और ऐसे में अगर वो देश में नहीं हो, उनके साथ अगर बातचीत नहीं हो, उनके साथ अगर समझौता नहीं हो, तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस है। देखिए, हमारे जो रिकवरी का प्रोसेस जो है वो एक मुद्दा है, और उसके साथ जुड़ा हुआ है काफ़ी हमारी जो लीगल फ्रेमवर्क जो है वो हमारी लीगल फ्रेमवर्क रिकवरी के लिए बहुत ही वीक है। और अगर आपको मालूम होगा कि जो एक बैंक्रप्सी बिल जो है, जो करंट जो सार्फेजी एक्ट जो है वो उतना सशक्त नहीं है जिससे कि रिकवरी प्रोसेस को जल्दी कर सके। उसी के लिए ये सरकार ये बैंक्रप्सी बिल भी लाए हैं। बिल्कुल, वो अगर जल्दी पारित हो जाए पार्लियामेंट से, मुझे लगता है कि जो रिकवरी का जो एक लंबा चलने का जो डर जो है उस डर को काफ़ी एड्रेस करेगा। बंसल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, कुछ लाइनें मुझे इस पूरे मामले पे बात करते हुए एक पढ़ने को मिली है कि फिलहाल जारी व्यवस्था में आप उन दो लोगों के बीच में फ़र्क नहीं कर सकते जो पैसे लेकर रफू चक्कर हो रहा है या जिसका बिजनेस वाकई में मुनाफा नहीं कमा रहा है। इन दो लोगों के बीच में हम डिफरेंस नहीं कर सकते, और शायद जो असेसमेंट और जो हमारी पूरी प्रक्रिया है उसका भी एक उदाहरण के तौर पर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कैसे आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम इसमें फ़र्क नहीं कर सकते। हमारे जो एनपीए हैं, मैं ऐसा समझता हूँ कि हम इस चर्चा के अंदर केवल बड़े एनपीए के बारे में बात कर रहे हैं, जो लगभग 100 करोड़ से ऊपर के एनपीए हैं। बिल्कुल, हम छोटे एनपीए के बारे में बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इन एनपीएस को ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक जो जिन लोगों ने सिस्टम के साथ फ्रॉड किया, और दूसरा जो सिस्टम के अंदर इस वजह से एनपीए हो गए कि इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न आया, उनका बिजनेस लॉसेस हो गए। तो जो बिजनेस लॉसेस हो गए उनके अंदर बैंक जो है जरूर उनको हेल्पिंग हैंड दे रहा है, चाहे वो अकाउंट एनपीए हो गए हैं। बैंकों ने शुरू में उनको रीस्ट्रक्चर्ड भी किया, लेकिन रीस्ट्रक्चरिंग भी किसी वजह से फेल हो गया। और आपको मालूम है पिछले 1 साल के अंदर
वर्ल्ड ओवर जो है एक रिसेशन की स्थिति है, स्टील प्राइसेस, कमोडिटी मार्केट्स बुरी तरीके से डाउन आया, और देश के अंदर भी काफ़ी हालात जो है उतने अच्छे नहीं रहे। ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनके बारे में मैं, जैसा कि भट्टाचार्य साहब ने कहा, बैंक जब एक्शन भी लेना चाहता है तो हमारा लीगल स्ट्रक्चर इतना वीक है। देखिए जब सरफेस जो नियम कानून है जो मौजूदा है वो उतने मजबूत नहीं है कि इस मामले को बहुत बेहतर ढंग से हल कर सके। नहीं, इसमें दो चीजें मुख्य हैं। देखिए जब डीआरटी बनाई गई थी तो उसके पीछे आइडिया ये था कि 6 महीने के अंदर किसी भी एसेट को आप रिजॉल्व कर देंगे और उसके जो भी एसेट हैं पर्सनल बारोवर के वो उनको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, जो बैंक के पास मॉर्गेज हैं वो भी डिस्पोज ऑफ होंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, एडजॉर्नमेंट आफ्टर एडजॉर्नमेंट कई साल लग गए। बिल्कुल, और इसी वजह से ये डिले हो गया। ठीक है, जिंदल साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो ये पूरी कहानी है, जो ये पूरा मामला चल रहा है, हालांकि हम जानते हैं एनपीए का मुद्दा पहले से चल रहा है, फिर विजय माल्या साहब का एक प्रतीक बन गया, एक सिंबल बन गया, क्या आप देखते हैं ऐसे वक्त में जब सरकार कोशिश कर रही है कि बैंकों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जाए, जो 2019 तक का टारगेट है कि जो बेसल 3 है वहाँ तक पहुँचाया जाए, और ऐसे में इंडस्ट्री उसके लिए संकेत बहुत अच्छे तो नहीं दिखाई देते हैं। मामला बहुत गंभीर है, जैसा कि अमाउंट भी बताया गया 4 लाख करोड़ से परे की बात है, जो कि हमारी अगर जीडीपी को देखें तो बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। बिल्कुल, कई वजह हैं, उनमें कुछ खास वजह ये भी है कि समय पे प्रोजेक्ट्स को परमिशन ना मिलना, चाहे वो एनवायरमेंट क्लियरेंस, चाहे वो लैंड एक्विजिशन हो। तो जो इस तरह के बड़े नेचर के कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो उसमें इतनी भारी मार खा जाते हैं कि अगर मान लो 2 साल किसी प्रोजेक्ट को परमिशन मिलने में डिले हुआ तो कम से कम 25% का ओवररन आता है। ठीक है, जिसकी भरपाई उस प्रोजेक्ट को करनी होती है और कहीं से नहीं हो सकती क्योंकि उसका प्रोविजन उसमें होता नहीं। 25% का प्रोविजन ओवररन का नहीं होता। ठीक है, तो वहां से ही वो गलत तरफ चल पड़ता है। जिसने परमिशन में डिले किया उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उन ब्यूरोक्रेट्स की जो डिले करते हैं उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। ठीक है, वो तो सोच रहे हैं हमारे पास फाइलें ज्यादा, अभी हम दबे हुए हैं, जब फुर्सत होगी तब हम कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि वो क्रिमिनल एक्ट से कम नहीं है कि आप किसी प्रोजेक्ट का क्लियरेंस डिले कर दें, क्योंकि वहां तो रोज पैसे लग रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहे हैं, और ओवरऑल उसका असर पूरी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, पूरी इकोनॉमी पे सब जगह पड़ेगा। तो इसलिए ये जो करंट सिस्टम है ये अपने आप बताता है कि अगर 4 लाख करोड़ एनपीएस में चला गया है, ये बताता है कि ये सस्टेनेबल मॉडल नहीं है या ये बिजनेस के लिए सही मॉडल नहीं है। ठीक है, इसमें सुधार करने के लिए पॉलिसी में सुधार करने होंगे। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, वो इसमें मदद कर सकता है। अगर आप इसको सिंपल कर देंगे, चीजों को आसान कर देंगे, इसके ऊपर इतना ज्यादा भारी बोझ नहीं रखेंगे, तो ये बिजनेस उभर के आएंगे, इनकी कॉस्ट कम होंगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों एनपीएस हुए हैं, बिल्कुल वो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कॉस्ट एफिशिएंसी लाने के लिए आपको पॉलिसीज ऐसी लानी पड़ेंगी जो ज्यादा एफिशिएंट बनाएंगी। ठीक है, भट्टाचार्य सर, अगर इसको हम ऐसे देखें, दो बातें हैं कि एक तो बैंक अच्छी तरह से ये आकलन नहीं कर पाए कि ये जो बिजनेस मॉडल है, जो रेवेन्यू मॉडल है, वो कैसे रहेगा। दूसरा ये कि जो बिजनेस मॉडल जो है, जो बिजनेस लगाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, उसको कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसा जिंदल साहब बता रहे हैं। क्या लगता है ये इन दोनों में से कौन बात ज़्यादा आपको ज़्यादा मजबूत नज़र आती है? देखिए, एक तो है कि जब एक इंडस्ट्री कोई जो एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करती है तो उसका एक प्रॉपर इवैल्यूएशन भी करना होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, और जो बैंकिंग सिस्टम जो है उसका भी एक इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है। नाउ इन एनी इकोनॉमिक सिचुएशन ये हमें मानना पड़ेगा कि कुछ प्रोजेक्ट्स कोई कारणों के लिए इम्प्लीमेंट होने में देरी होगी, रुक जाएंगी, या बिजनेस ठप हो जाएगा, मार्केट में उनका कामयाबी नहीं होगी। और उसी तरह से बैंक को इसका मतलब ये देखना होगा कि रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि भाई आपके जो जितने आपने बैंक को आपने जितने पैसे दिए हैं उस पैसों में से जो हर पैसा में जो कामयाबी आएगी वो तो आप कह नहीं सकते। बिल्कुल, तो मुझे ये कहना ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर की जिम्मेदारी ज़्यादा है इसमें, क्योंकि द बैंकिंग सेक्टर को आपको रिकग्नाइज करना है सबसे पहले कि भाई देयर इज अ प्रॉब्लम ब्रूइंग। तो क्या इसमें ऐसा नहीं कि बैंक ज्यादा कठोर हो जाएंगे, ज्यादा ये करेंगे? मुझे ये लग रहा है कि जो हमारी जो ये प्रॉब्लम जो है ये एक दिन में नहीं आई है। ठीक है, ये प्रॉब्लम ये 4-5 साल से आ रही है, और हमारे जो
पिछले गवर्नमेंट की बात बोलिए या ये गवर्नमेंट की बात बोलिए, ठीक है, या और जो रेगुलेटर की बात बोलिए, सब ने उतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाई कि इस प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करें। ठीक है, एक अटेम्प्ट हुआ कि रिस्ट्रक्चर करके उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ठीक है, ये जो गवर्नर जो आए हैं वो पिछले 1 साल में बहुत पीछे पड़ गए ठीक कि है। बैंकिंग जो बैड एसेट जो रिकग्नाइज कीजिए, ठीक है, अगर रिस्ट्रक्चर्ड एसेट है उसको भी एनपीए बोलिए। ठीक बात। तो अचानक जो रिकग्निशन नॉर्म जो इतना कठिन हो गया है, ठीक है। उससे आपकी जो बैंकिंग की जो स्ट्रेस जो लेवल है और भी ज्यादा दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उसके ऊपर सरकार आगे कहती कंसोलिडेशन कर देंगे। बिल्कुल, तो मुझे बिल्कुल। लग रहा है कि प्रॉब्लम जो है वो अभी भी और भी बाहर आने वाली है, आज जी अभी खत्म नहीं हुई है। खत्म नहीं हुई, यानी समस्या का एक अलग रूप सामने दिखेगा। लेकिन सरकार भी साफ तौर पे ये कह रही है कि बैंकों को मजबूत होना होगा और उसके लिए तमाम प्रावधान भी किए गए। हम इस मुद्दे पे आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल यहां पे रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत बहुत बधाई हो, आपने अपने बच्चों को पोलियो से बचा लिया। लेकिन जब तक दुनिया में पोलियो का एक भी केस है, पोलियो का खतरा बना हुआ है। इसीलिए अब सरकार देश में पोलियो इंजेक्शन की शुरुआत कर रही है ताकि आपके बच्चे को मिले डबल सुरक्षा। अब अपने 1 साल से छोटे बच्चे को टीकाकरण सत्र में पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। क्यों राधा, इससे क्या होगा पता है ना? हाँ दीदी, पोलियो से डबल सुरक्षा हमेशा के लिए। याद रहे, पोलियो की तीसरी खुराक के साथ जरूर दिलवाएं पोलियो का इंजेक्शन। अधिक जानकारी के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र, एएनएम या आशा दीदी से संपर्क करें। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार आईएफए की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक आईएफए की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। एनआरआई लड़के से शादी हुई तो फैमिली में सब बहुत खुश हुए, लेकिन विदेश पहुंचकर मालूम पड़ा कि मेरे हस्बैंड ने शादी के लिए सब झूठ बोला था। काम काज से लेकर प्रॉपर्टी तक के बारे में सब इन्फॉर्मेशन गलत थी। मेरे साथ उसका बर्ताव दिन पर दिन खराब होता गया, मारपीट, मेंटल टॉर्चर। और जब पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो मैं बिल्कुल टूट गई। विदेश में रहते हुए उसके चंगुल से निकलना मेरे लिए मुश्किल था। एनआरआई लड़के से शादी तय करने से पहले उसका एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट डिटेल्स और मैरिटल स्टेटस के बारे में अच्छी तरह से जान लेना बहुत ही जरूरी है। और ध्यान रखें, एनआरआई शादी को भारत में ही कानूनन दर्ज करवाएं। गलत एनआरआई शादी में फंस चुकी कोई भी महिला तुरंत मदद के लिए पुलिस और एम्बेसी में संपर्क कर सकती है। और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वेबसाइट पर जाकर एनआरआई सेल में ऑनलाइन कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकती है। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। दीदी ये देखो।
H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैं अमिताभ बच्चन आज आपके सामने वो कहने जा रहा हूं जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। मैं एक रोगी, हेपेटाइटिस बी का रोगी। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान मेरे साथ एक दुर्घटना हुई। ऑपरेशन करवाना पड़ा और मेरे शरीर में 60 बोतल खून चढ़ाया गया। खून का कोई एक सैंपल हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड था जो मेरे लिवर तक पहुंच गया। कई सालों बाद आम जांच के दौरान जब इसका पता चला तो मुझे यह भी पता चला कि मेरा 1/4 लिवर ही बचा हुआ है। लेकिन सही इलाज के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और काम कर रहा हूं। हेपेटाइटिस बी से बचने का पहला उपाय है शिशु के जन्म पर पहला टीका लगवाएं और पहले साल में 3 और नियमित टीके लगवाएं। ये आपका पहला कदम होना चाहिए। मुफ्त टीकाकरण के लिए अपने पास के स्वास्थ्य केंद्र जाएं और पूरी जानकारी लें। देखिए, ये जो हेपेटाइटिस बी है, इससे हम डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। चर्चा में हम बात कर रहे हैं कि बैंकों के एनपीए का जब मुद्दा इतना बड़ा होता जा रहा है, क्या इसके पीछे कारण है, क्या इसके समाधान है। और आंकड़े ये दिखाते हैं कि 2008 में बैंकों के जो डूबे हुए कर्ज थे, उनकी उनका जो अमाउंट था वो लगभग 55,000 करोड़ के आसपास था, लेकिन 2015 में आते आते तक ये 4 लाख करोड़ तक पहुंच गया। आखिर ऐसा इस दौरान क्या हुआ जिसके कारण एनपीए इतना बढ़ गया, और क्या कुछ कमियां जो है बैंकों के अंदर भी हैं, क्या वहां पे पेशेवर जो सोच है क्या उसकी कमी है। बंसल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे पहले यही, चाहे वो पीजे नायक कमेटी हो, इसके अलावा अभी इंद्रधनुष पहल की बात की जा रही है, और उसमें एक बात जिसपे दोनों में जोर दिया गया कि ज़्यादा प्रोफेशनल लोग इसमें लाए जाएं, जो ज़्यादा अच्छे तरह से जो कर्ज़ों के प्रपोजल हैं, प्रस्ताव है, उनका आकलन कर सकें, जो बिजनेस मॉडल है उसका आकलन कर सकें, और तब जाकर कर्ज दिया जा सके। क्या इसको आप कैसे इसको देखेंगे? देखिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है। 2008 से लेकर अभी तक 55,000 से ये 4.5 लाख करोड़ जो हुआ, इसके पीछे 2 कारण आपको ध्यान में मैं दिलाना चाहता हूं। 2008 में जब विश्वव्यापी मंदी आई थी, तब उस समय हमने एक निर्णय लिया था कि हमने सारे जो स्ट्रेस एसेट थे उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया, जिससे कि जो भी एनपीए रिकॉग्निशन था वो 2 साल के लिए डेफर हो गया। दूसरा, 2010 के आसपास जब इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हुआ, इसका मतलब क्या ये है, अपने दर्शकों के लिए मैं जानना चाहूंगा, रिस्ट्रक्चर कर दिया गया जितने एसेट थे, जितने, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो कीमत है वो एक बार फिर से निर्धारित की गई? नहीं, उस समय जो देनदारियां थी उनको 2 साल के लिए डेफर कर दिया। अब डेफर करने से ये नुकसान हुआ कि 2 साल का इंटरेस्ट उनके अंदर ऐड हुआ, क्योंकि उनका रिपेमेंट जब 2008 और 9 के अंदर आप उनको रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो नेक्स्ट रिपेमेंट उनका 2011 के आसपास ड्यू हुआ। ठीक है। और उस दौरान यदि मान लीजिए उस पर 10% इंटरेस्ट लग रहा था तो 20% उसमें कॉस्ट ऐड हो गई, जबकि सिस्टम के अंदर इतना कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी नहीं थी मेरे ख्याल से। ठीक है। दूसरा, 2010 के में जब हमने बेस रेट की तरफ माइग्रेट किया तो सभी बैंकों का बेस रेट लगभग 8% था, जो कि 2013 तक आते आते 13% हो गया, 11% हो गया। ये 3% का जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ, ये किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर जो है IRR उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। और आप देख रहे हैं, इसीलिए जो है अब एक जो मंदी है कमोडिटीज मार्केट में, और ये 2 फैक्टर हैं, उसके कारण जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर जो है एनपीएस काफी तेजी से बढ़ा है। मैं एक बात स्पष्ट तो जो कदम उस समय उठाए गए थे वो नहीं उठाना चाहिए था, वो एक कारण था क्या? इसका क्या मतलब निकालना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कदम नहीं उठाए जाने चाहिए थे, लेकिन वो एक केस टू केस होना चाहिए था। उस समय जो है
ऑलमोस्ट जो है एक जनरल एमनेस्टी की तरीके से सभी एसेट्स को रीस्ट्रक्चर करने की परमिशन दे दी विद द रिजल्ट। ठीक है, होम लोन भी रिस्ट्रक्चर हुआ और बाकी सब लोन भी रिस्ट्रक्चर हुए। लेकिन जो एक मुद्दा, दूसरा मुद्दा मैंने उठाया था कि बैंकों में ज्यादा पेशेवर लोग, निजी क्षेत्र के लोगों को लाने की जो एक इच्छा, एक जो बात कही गई थी कि ज्यादा पेशेवर तरीके से आकलन किया जा सके, जो प्रस्तावों हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, पेशेवर लोग तो हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक इतिहास है। 1993-94 के बाद जब बैंकों में तेजी से कंप्यूटरीकरण हुआ तो 1999-2000 तक आते आते सरकार को ऐसा लगा कि बैंकों के अंदर सरप्लस मैन पावर है और 2000 के अंदर एक वीआरएस स्कीम आई जिसके अंदर लगभग जो है 15% लोगों ने वीआरएस लिया और उस वीआरएस स्कीम की एक कंडीशन थी कि 5 साल तक कोई न्यू रिक्रूटमेंट नहीं होगा। उसका असर ये हुआ कि बैंकों का बिजनेस, जब देश की इकोनॉमी 8% से बढ़ी तो बिजनेस तो कई गुना बढ़ता चला गया, लेकिन स्टाफ जो है वो ऊपर से रिटायर हो गया। स्टाफ की कमी और प्रतिभा की कमी और नहीं, दास साहब, मैं कमी की बात नहीं कर रहा। मेरी बात को जरा आप 1 मिनट ध्यान से सुनिए। तो विद द रिजल्ट क्या हुआ कि जो सीनियर लोग, जब बैंकों का एक्सपेंशन हुआ 69 के नेशनलाइजेशन के बाद, रिक्रूटमेंट 72 ऑनवर्ड स्टार्ट हुआ, तो उस समय जो सीनियर लोग थे वो धीरे धीरे रिटायर होना शुरू हुए। ठीक है, और नीचे से जो लोग हैं वो बहुत तेजी से ऊपर आए। तो जब एक आदमी जो पहले लगभग 20 साल उसको लगते थे एग्जीक्यूटिव कैडर में आने के लिए, वो 8 से 10 साल में आ गया, तो उसकी जो सीजनिंग है, ग्रूमिंग है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाई। ठीक है, और इसीलिए नायक कमेटी ने कहा था, खंडेलवाल कमेटी की भी एक रिपोर्ट आई थी कि इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जिंदल साहब, मैं अब इस जो पूरी स्थिति हमारे सामने है और ऐसे में अगर उद्योगों की बात करें, अब निश्चित तौर पर बैंक अगर एनपीए के बारे में सोचेंगे तो नए प्रस्तावों के बारे में निश्चित तौर पर थोड़े रिलक्टेंट होंगे, थोड़े हिचकेंगे। और ऐसे वक्त में जब हम चाह रहे हैं कि 8 से 10% की तेजी से हम आगे बढ़ें, ऐसे में आपको लगता है ये विरोधाभास है? उद्योग जगत कैसे इसको देख रहा है? सरकार एक तरफ चाह रही है तेजी से जो है हमारी जीडीपी का ग्रोथ भी हो। सही मायने में विरोधाभास है। जब अभी भी मैं बैंकों से जब बात करता हूँ तो अपनी इनेबिलिटी दिखाते हैं वो कि हमारे एनपीएस हमें नया लेंडिंग में रोकते हैं, तो वो खुल करके लैंड नहीं कर पाते, वो उनको पीछे से खींचता रहता है इनको। ठीक है, और यही नुकसान आज जो सामने जिनको जरूरत है वो नुकसान वो उठा रहे हैं। अभी भी जरूरत है कि ऐसे रिफॉर्म्स किए जाएं जो लैंडिंग है और जो रिकवरी है उन सब के तरीके इस तरह से बनाए जाएं जो एफिशिएंट तरीके हों और उस तरह के पॉलिसी चेंजेस किए जाएं इसके अंदर जो कि सस्टेनेबल हों। ठीक है, और उसके लिए जरूरत है कि प्रॉब्लम को ठीक से डायग्नोज किया जाए। वो कौन करेगा? जो अनुभवी बैंकर होगा वो कर सकता है कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। अगर हमने प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं किया और उसका सोल्यूशन हमने कोई जनरल सोल्यूशन लगा दिया, ठीक है, तो उसके सही नतीजे नहीं निकलेंगे। जैसे कि 2008 की बात आपने कही, बिल्कुल, उसमें जनरल आपने ट्रीटमेंट दे दिया कि सब इसका फायदा ले सकते हैं और सबने वो फायदा लिया, उसका नुकसान बाद में भुगतना पड़ा। ठीक है, तो इसलिए उसके लिए उस समय में ठीक से अगर आप प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लें, ठीक से उसका सोल्यूशन लगाएं, तब उसके रिजल्ट सही आ सकते हैं। वहां पर वो मिसमैच हो गया। अभी भी 2 तरह से होता है कि एक विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं जो, तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि जो ये अब जो नया बैंकरप्सी कोड, जो नया कानून जो अभी संसद के सामने रखा है और लंबित है, वो जब आएगा तो ये हालात ज्यादा बेहतर तरीके से हल किए जा सकेंगे? जरूर सपोर्ट करेगा। ये प्रोविजन किया गया है कि ज्यादा जल्दी और समयबद्ध तरीके से पूरे मामले को देखा जाएगा। ये उसको जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन इसके साथ साथ और भी पॉलिसीज चाहिएंगे ताकि जल्दी से वो खत्म हो सके। अभी अगर कोई लीगल चलना है, किसी को बैटल करना है, तो हो सकता है 20 साल भी फैसला ना हो, तो वो उनको सपोर्ट देता है कि आप कर लो गड़बड़ और 20 साल तक तो फैसला वकील नहीं होने देंगे आपका, तो इसलिए आप चला सकते हो। ठीक है, ठीक है। हमारे पास समय अब लगभग खत्म है। भट्टाचार्य सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आखिरी में कि हम देख रहे हैं कि सरकार बैंकों को बूस्ट करना चाहती है, हालत बेहतर करना चाहती है, बजट में भी 25,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है, तो आप कैसे देख रहे हैं बैंकों के इस पूरी समस्या को, और ख़ासकर तब जब सामने ये भी है कि उद्योग जगत को मदद भी करनी है, उनको भी बढ़ावा देना? देखिए, पहला सवाल तो ये है कि इकोनॉमी में क्रेडिट डिमांड है कि नहीं। जो आंकड़े जो हमारे सामने आ रही हैं उसमें ये साफ जाहिर है कि क्रेडिट डिमांड अभी उतनी बड़ी नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट को अगर कम भी कर दें, जो क्रेडिट डिमांड को आप जरा वो प्रोवोक करेंगे, वो पता नहीं किस तरह का क्रेडिट डिमांड होगा। दूसरी बात यह है कि जो बैंक की जो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है
उसको आपको इम्प्रूव करना है। एक तरीका तो सरकार कह रही है कि रिकैपिटलाइजेशन करें, इक्विटी को इन्फ्यूज करें, पर मुझे लगता है कि ये एक हाफ हार्टेड सोल्यूशन है। सरकार को, हालांकि सरकार एक मेजर शेयर होल्डर है इन बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, 27 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। नाउ अगर उसमें 27 बैंकों में अगर ये देखा जाए कि अगर 6 बैंक जो हैं वो अच्छे हैं और बाकी बैंक जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से सरकार को एक कंसल्टेशन के जरिए से एक ऐसे स्थिति में आनी चाहिए जिससे कि एक कंसोलिडेशन जो सरकार ने बजट में कही, और वो कंसोलिडेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि एक तरह से कंसोलिडेशन हो और दूसरी तरफ जो बैंकिंग जो रिलेशनशिप वो एक चीज हो, जो ऑपरेटिव एनवायरनमेंट जो हो बैंक का, बिल्कुल, कि वो ऑपरेटिव एनवायरनमेंट एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी की ओर पहुंच जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो इसमें कई सारे मामले निकल कर आ रहे हैं। नीतिगत बदलावों की तो साफ तौर पे जरूरत दिखती है। इसके अलावा ये भी है कि बैंक अपने स्तर पे कितना बदलाव कर पाते हैं, कितना पेशेवर रुख अपना सकते हैं, और इस बीच में कैसे जो औद्योगिक विकास है वो भी कैसे इन हालातों में आगे बढ़ेगी, इस पे भी नजर रखनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिंदल सर, आपका बंसल जी, आपका और भट्टाचार्य सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और आज चर्चा में इतना ही। नमस्कार।